यह एक छोटी सी कहानी है दिल्ली शहर के एक बच्चे अर्जुन की। अर्जुन 10 साल का था और उसे अपने मोहल्ले के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खेलना बहुत पसंद था। वहाँ वह अपने दोस्तों रिया और विक्रम के साथ मिलकर रोज नई नई कहानियां बनाता। एक दिन अर्जुन को पेड़ के पास एक चमकती हुई चाबी मिली। उसने सोचा, यह किसका ताला खोलेगी? रिया ने कहा, शायद ये कोई जादुई चाबी है। विक्रम जो थोड़ा डरपोक था बोला, अरे इसे मत छू, कहीं भूत का ताला ना खुल जाए। हवेली के दरवाजे पर चाबी डालते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। तीनों ने मिलकर चाबी को पास के एक पुराने हवेली की ओर ले जाने का फैसला किया, जो मोहल्ले में भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। अंदर एक पुराना संदूक था जिसमें ढेर सारी किताबें और एक नक्शा था। नक्शे में दिल्ली के गलियों में छुपे खजाने का रास्ता दिखाया गया था। अर्जुन, रिया और विक्रम ने मिलकर नक्शे का पीछा किया। रास्ते में उन्हें पुरानी दिल्ली की तंग गलियों, चांदनी चौक की रौनक और लाल किले की कहानियां सुनने को मिली। आखिरकार खजाना एक छोटे से बगीचे में मिला। एक पुराना डिब्बा जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह खजाना है ज्ञान और दोस्ती का, इसे बांटो और खुशियां फैलाओ। तीनों बच्चे खुशी खुशी घर लौटे और सह भारत में डरावनी और भुतहा कहानियों का एक समृद्ध इतिहास है, जो अक्सर लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों में गहराई से निहित होती हैं। यह माना जाता है कि ये ऐसी आत्माएं हैं जो अनुचित मृत्यु के बाद भटकती हैं और अक्सर नीम के पेड़ों या सुनसान कुओं के पास पाई जाती हैं। यहाँ एक पैराग्राफ में एक ऐसी कहानी का वर्णन है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात में भटकती चुड़ैल की कहानियां बहुत आम हैं। इन कहानियों में अक्सर ग्रामीणों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों, जैसे कि ताबीज पहनना या कुछ पेड़ों के पास रात में जाने से बचना का भी उल्लेख होता है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि अक्सर सामाजिक शिक्षाओं या प्रकृति के प्रति सम्मान को भी दर्शाती हैं। कहानियां अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में उनके प्रकट होने का वर्णन करती हैं, जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन एक बार जब कोई उनके पास आता है तो वे एक भयानक विकृत रूप ले लेती हैं। निशा शाम को अपने घर के आंगन में खेल रही थी। अचानक उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया जमीन पर पड़ी है और उड़ नहीं पा रही है। निशा को बहुत दुख हुआ। वह धीरे से चिड़िया के पास गई, उसे उठाया और अपने हाथों में ले लिया। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। निशा ने उसे पानी पिलाया और थोड़े से चावल दिए। कुछ देर बाद चिड़िया ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगीं। निशा ने चिड़िया को सहारा दिया और जैसे ही वह थोड़ी ताकतवर हुई, उसने चिड़िया को आसमान में छोड़ दिया। चिड़िया उड़ गई और निशा उसे उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुई। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा लगता है। जब चिड़िया आसमान में उड़ने लगी, निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उस छोटे से जीव की मदद करके उसे कितना सुख मिला था। निशा ने सोचा कि यह छोटी सी घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वह अपने दोस्तों को इस कहानी के बारे में बताएगी, ताकि और लोग भी दूसरों की मदद करने के मूल्य को समझ सकें। हर एक जिंदगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उनकी मदद की जरूरत होती है। भारत में बचपन के कई पारंपरिक खेल हैं जो आज भी ग्रामीण इलाकों में खेले जाते हैं, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ टीम वर्क और सामाजिक मेलजोल को भी बढ़ावा देते हैं। इनमें गिल्ली डंडा, खो खो पिट्ठू, गरम कंचा छुपन छुपाई, रस्सी कूद, लंगड़ी टांग कबड्डी और चोर सिपाही जैसे लोकप्रिय आउटडोर खेल शामिल हैं, जो फुर्ती और रणनीति पर आधारित होते हैं। वहीं लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम लट्टू और राजा मंत्री चोर सिपाही जैसे इंडोर खेल भी बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध रहे हैं। भले ही आजकल डिजिटल गेम्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इन पारंपरिक खेलों का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि ये बच्चों को बाहर निकलने, शारीरिक गतिविधि करने और एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देते हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चे न केवल आनंदित होते हैं,
बल्कि वे दोस्ती और सहयोग के गुण भी विकसित करते हैं। बचपन की यादें सभी के लिए खास होती हैं। एक बार मैं और मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे थे जब हमने एक बड़ी रंगीन पतंग उड़ाई। वो पेड़ हमारी पसंदीदा जगह थी जहां हम चढ़कर आसमान को छूने की कोशिश करते थे। उस दिन सूर्यास्त के समय हमने एक पिकनिक का आनंद लिया जहां सैंडविच और जूस के साथ हंसी खुशी में बिताया। हम पित्थल खेल रहे थे और हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। उस शाम हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कहानियां सुनाते देखा। उनकी बातें हमें जादुई दुनिया में ले जाती थीं। एक जन्मदिन की पार्टी में हम सब खुश थे जहां रंग बिरंगे गुब्बारे और एक बड़ा केक रखा था। जब मैंने उपहार खोला तो मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वह अद्भुत थी। हम गली में क्रिकेट खेल रहे थे जहां खुद के बनाए विकेट और एक रबर की गेंद थी। सूर्यास्त के समय हम साइकिल चलाते हुए अपने जीवन की बेफिक्री का आनंद ले रहे थे। एक जंगल में शेरू नाम का एक छोटा सा शेर का बच्चा था। शेरू को खेलना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह थोड़ा शर्मिला था। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगा। शेरू ने सोचा कि वह वहां जाकर नए दोस्त बनाएगा, पर उसे डर लग रहा था। उसकी मां ने उसे समझाया कि उसे हिम्मत करनी चाहिए। शेरू ने अपनी मां की बात मानी और मेले में गया। वहां उसने एक हाथी के बच्चे, एक बंदर और एक जिराफ से दोस्ती की। सबने मिलकर बहुत सारे खेल खेले और नए नए खाने खाए। शाम तक शेरू का डर गायब हो चुका था और वह बहुत खुश था कि उसने हिम्मत करके नए दोस्त बनाए। उस दिन के बाद शेरू कभी शर्मिला नहीं रहा और सभी जानवर उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे। और इस तरह शेरू ने नए दोस्तों के साथ बहुत सारी यादें बनाई। उसने सीखा कि दोस्ती से डर को भगा सकते हैं और नए अनुभवों का मजा ले सकते हैं। हर रोज उसकी नए दोस्त के साथ खेलने की कहानियां होती थी। शेरू अब जंगल का सबसे छोटा पर सबसे हिम्मती शेर बन गया था। उसने ये सब समझा कि जब तक आप मेहनत करते हैं और हिम्मत रखते हैं तब तक कुछ भी संभव है। अब जंगल में सभी जानवर उसे प्यार करते थे और उसका सब लोग इंतजार करते थे, क्योंकि वो हमेशा नए मजेदार खेल लाता था। एक अनोखी गुड़िया का रहस्य। एक छोटे से गांव में रहने वाली रिया को पुरानी चीजों का शौक था। एक दिन उसे दादी मां के संदूक में एक नीली आंखों वाली रहस्यमयी लकड़ी की गुड़िया मिली। उसे क्या पता था कि यह गुड़िया उसकी रातों की नींद हराम कर देगी। पहले तो सपने में गुड़िया उससे बातें करती थी, फिर धीरे धीरे उसके कमरे में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़की खुद खुल जाती तो कभी किताबें बिखर जाती। यह देखकर रिया का डर सच में बदल गया। रिया ने जब सोने का नाटक किया तो उसने देखा कि गुड़िया खुद उठकर खिलौने हिला रही है और खिड़की खोल रही है। उसने दादी मां को सब बताया, जिन्होंने समझाया कि गुड़िया उसे डराने के लिए नहीं बल्कि अपने डर का सामना करना सिखाने आई थी। रिया ने गुड़िया को गले लगाया और उस रात से उसे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली जादू हमारी हिम्मत में होता है। और कभी-कभी जो चीजें हमें डराती हैं वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। नंदनवन में एक छोटा सा गांव था जहां बच्चे रोज शाम को खेलने आते थे। उनकी पसंदीदा जगह एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और डालियां आसमान को छूती थीं। एक दिन जब बच्चे खेल रहे थे, उन्हें पेड़ के तने में एक छोटी सी गुफा दिखी। उत्सुकता से भरी उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गुफा के अंदर झांका तो उन्हें वहां एक रंग बिरंगी चिड़िया मिली, जिसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, मैं ज्ञान की चिड़िया हूं। जो भी मुझसे एक अच्छा सवाल पूछेगा उसे मैं एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। बच्चे खुशी से झूम उठे और एक एक करके सवाल पूछने लगे और चिड़िया उन्हें भारत की प्राचीन कथाएं सुनाती रहीं, जिसमें बहादुर राजाओं, चतुर मंत्रियों और जादुई प्राणियों की कहानियां थीं। हर कहानी के साथ बच्चों ने कुछ नया सीखा और उनके दिल में भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रति गहरा सम्मान पैदा हुआ। मेरी आंखों में डर की चमक थी और मैंने पलंग के किनारे पर बैठने की कोशिश की। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था
जैसे हवा में कोई अजीब सी मौजूदगी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर मेरा दिल लगातार तेज धड़कता रहा। अचानक उस आवाज ने फिर से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मेरे अंदर एक हलचल मची और मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। बाहर तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक घर की बत्तियां चली गईं और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी की सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैं तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब खड़ा है। उसकी सांसें मेरे गले पर महसूस हो रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी सिहरने वाली आवाज आई, मैं यहीं हूं। और अगले ही पल मेरे कंधे पर किसी ने अपना ठंडा हाथ रख दिया। एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। टिंकू को हमेशा नए नए खेल खेलने और मस्ती करने की सूझती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के बच्चे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहे हैं। टिंकू ने सोचा, मैं भी आम तोड़ूंगा और उन्हें चिढ़ाऊंगा। वह झट से पेड़ पर चढ़ा और जोर जोर से आम फेंकने लगा। बच्चे पहले तो घबरा गए, पर जब उन्होंने देखा कि टिंकू बस खेल रहा है तो सब हंसने लगे। टिंकू भी उनके साथ खूब हंसा और सबने मिलकर मजेदार आम खाए। उस दिन से टिंकू और बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और रोज नई नई शरारतें करते थे। उनकी दोस्ती ने गांव में खुशी और मस्ती का नया रंग भर दिया। हर दिन नई नई शरारतें करते हुए टिंकू और बच्चे गांव में सबसे खुशहाल पल बिताते थे। टिंकू की मस्ती और बच्चों की हंसी ने गांव के वातावरण को और भी खुशनुमा बना दिया। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए खेलों में लिप्त हो जाते थे। किस्से सुनाते सुनाते उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। रात ढलते ही पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता था। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता और घरों के दरवाजे भीतर से कसकर बंद हो जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अंधेरे में बाहर झांके, क्योंकि हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक डरावनी फुसफुसाहट तैरती रहती थी। लोग कहते थे कि एक अदृश्य साया गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जो भी उसे देखता या महसूस करता, उसका नामो निशान मिट जाता था। ये खौफ धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया था, जहां हर कोई उस अनदेखे भूत के नाम से थर थर कांपता था। बच्चे खेलने से डरते, बड़े काम पर जाने से हिचकिचाते और शाम ढलते ही हर गली हर चौराहा उस अजीबोगरीब डर की चपेट में आ जाता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे इलाके को अपने शिकंजे में कस चुकी हो। ग्रामीणों का एक समूह एकत्रित होता है। उनके चेहरे पर चिंता और भय की छाप होती है, जैसे वे रात के गहराने के साथ होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हैं। एक व्यक्ति गांव के किनारे खड़ा होता है, अंधेरे में झांकते हुए, डर और जिज्ञासा का मिश्रण लेकर, जैसे चांदनी केवल आगे की राह को हल्का सा रोशन कर रही हो। गांव की एक पुरानी नक्शा टेबल पर फैला हुआ है, जिसमें उन स्थानों के निशान हैं जहां अजीब साइटिंग्स हुई हैं, जैसे चिंतित ग्रामीण अपने अगले कदम की योजना बना रहे हों। शिल्पी नाम की एक प्यारी सी बच्ची शहर के बीचों बीच रहती थी। उसे अपने घर की खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद था, जहां वह कबूतरों को दाना चुगते गिलहरियों को पेड़ों पर चढ़ते और कभी कभी तो एक शरारती बिल्ली को छिप छिप कर चूहों का पीछा करते भी देखती थी। शिल्पी हमेशा सोचती थी कि ये जानवर कैसे शहर की भीड़ भाड़ में रहते हैं और उन्हें कैसा लगता होगा। एक दिन शिल्पी अपनी मां के साथ पार्क गई। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला खो गया है और वह बहुत डरा हुआ है। शिल्पी को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। उसने धीरे से पिल्ले के पास जाकर उसे सहलाया। पिल्ला पहले तो थोड़ा झिझका, पर फिर शिल्पी के पास आकर बैठ गया। शिल्पी ने अपनी मां की मदद से उस पिल्ले को उसके मालिक से मिलवाया। उस दिन शिल्पी को समझ आया कि चाहे शहर कितना भी बड़ा क्यों न हो, जानवरों को भी प्यार और मदद की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें। तब से शिल्पी शहर के जानवरों का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। वह अपने घर के बाहर पानी का कटोरा रखती और पक्षियों के लिए दाना डालती। उसे अब शहर में जानवरों को देखना और भी अच्छा लगता था, क्योंकि उसे पता था कि वह उनकी थोड़ी मदद कर सकती है। हाँ, जरूर यहाँ एक भूत की कहानी है। एक अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच एक पुराना सुनसान घर था। लोग कहते थे कि वहां एक खूनी भूत रहता है। उसकी आंखें लंबी और डरावनी थीं, जो अंधेरे में चमकती थीं, और उसकी नाक भी अजीब तरह से लंबी थी। उसके हाथों से
हमेशा ताजा खून टपकता रहता था, जिससे जमीन पर लाल धब्बे बन जाते थे। उसका चेहरा इतना गंदा और डरावना था कि उसे देखकर ही रूह कांप जाती थी। कोई भी हिम्मत करके उस घर के पास नहीं जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि वह भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। एक रात जब गांव के लोग उस भूत की कहानी सुने हुए थे, एक युवा लड़का जिसका नाम रवि था, अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उस खौफनाक घर में जाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रवि का हौसला उसे अंदर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा ने उसकी त्वचा को छू लिया और एक डरावनी आवाज गूंजी। अचानक वह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। एक बड़े से शहर में जहां हमेशा भाग दौड़ लगी रहती थी, वहां एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था अंश। अंश को शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से दिखने वाला नीला आकाश और सूरज की किरणें बहुत पसंद थीं। एक दिन जब वह पार्क में खेल रहा था, उसे जमीन पर एक चमकता हुआ चाबी का गुच्छा मिला। उस गुच्छे में एक बहुत ही पुरानी और अजीब सी चाबी थी। अंश ने सोचा, यह चाबी किसकी होगी और यह कहां का ताला खोलेगी। वह उस चाबी को लेकर पूरे शहर में घूमता रहा, कभी बड़ी बड़ी दुकानों के पास, कभी पुरानी गलियों में और कभी चमचमाते मेट्रो स्टेशन पर। हर जगह वह ताले ढूंढता, पर कोई भी ताला उस चाबी से नहीं खुला। जब अंश थककर अपने घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक पुरानी भूली हुई किताब की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक छोटा सा पुराना सा संदूक रखा था। अंश ने अपनी जादुई चाबी निकाली और जैसे ही उसने ताले में डाली, क्लिक की आवाज आई और संदूक खुल गया। संदूक के अंदर ढेर सारी रंग बिरंगी कहानियों की किताबें थीं, जो शहर के छिपे हुए रहस्यों और रोमांच से भरी थीं। अंश ने समझ लिया कि यह चाबी उसे सबसे बड़े खजाने तक ले आई थी। कहानियों की दुनिया। एक बड़े शहर की चहल पहल भरी गलियों में, जहां ऊंची इमारतें आसमान छूती थीं और गाड़ियां सड़कों पर सरपट दौड़ती थीं, अर्जुन नाम का एक फुर्तीला लड़का रहता था। अर्जुन को शहर की भागदौड़ और अपनी छोटी सी बालकनी से नीचे देखना बहुत पसंद था। उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम शेरू था, एक प्यारा भूरे रंग का लैब्राडोर, जो हमेशा अर्जुन के साथ खेलने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब अर्जुन शेरू को पार्क में घुमा रहा था, तो शेरू अचानक एक झाड़ी की ओर भागा और भौंकने लगा। अर्जुन ने देखा कि वहां एक छोटा घायल पिल्ला पड़ा था। पिल्ला डर से कांप रहा था। अर्जुन और शेरू ने, एक बार की बात है, शहर के शोरगुल से दूर एक पुरानी हवेली में मीतू नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। मीतू के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर था। वह रंगों से बात कर सकती थी। जब भी शहर में कोई उदास होता, मीतू अपनी छोटी सी पेंटिंग किट लेकर निकल पड़ती। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा माली अपने मुरझाए हुए फूलों को देखकर बहुत दुखी था। मीतू ने तुरंत अपने रंगों से एक इंद्रधनुषी फूल बनाया और माली को दिया। माली ने जैसे ही उस फूल को छुआ, उसके सारे मुरझाए हुए फूल खिल उठे। शहर के लोगों को यह देखकर बहुत अचंभा हुआ। धीरे धीरे शहर के लोग मीतू के पास आने लगे और उसके जादू में विश्वास करने लगे। उसकी कला ने न केवल माली का दिल जीता, बल्कि पूरे शहर में खुशी का संचार किया। अब मीतू हर सप्ताह अपने रंगों से जादू करने के लिए तैयार रहती थी और शहर के लोग उसे देखने आते थे। एक प्यारा बच्चा था जिसका नाम अंकुर था। अंकुर रोज सुबह अपनी नई नीली कमीज पहनकर स्कूल जाता था। एक दिन उसे रास्ते में एक चमकीला सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपनी गुल्लक में डाल दिया। अंकुर अपने कमरे के फर्श पर बैठा है, खुशी खुशी चमकीले सिक्के को रंग बिरंगी गुल्लक में डाल रहा है। उसके चारों ओर स्कूल की किताबें और खिलौने फैले हैं। अंकुर के चेहरे का क्लोजअप दिखाता है कि वह सिक्का गुल्लक में गिरते हुए सुनकर कितनी खुशी महसूस कर रहा है। एक जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहां एक जादुई तितली रहती थी।
जिसका नाम इंद्रधनुषी था। इंद्रधनुषी के पंख ऐसे चमकते थे जैसे उन पर छोटे छोटे हीरे जड़े हों। उसे एक रहस्य पता था। दुनिया में सबसे बड़ा फूल अमेज़न की लिली सिर्फ रात में खुलता है और उसकी खुशबू 10 किलोमीटर दूर तक जाती है। इंद्रधनुषी एक दिन उस फूल को ढूंढने निकली। रास्ते में उसे एक बात करने वाला उल्लू मिला, जो बोला, क्या तुम्हें पता है पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ दहाता है, लेकिन वह सिर्फ 30 सेकंड तक ही इतनी तेज दौड़ सकता है। इंद्रधनुषी को बहुत मजा आया और वह रात में अमेज़न की लिली को खिलते देखने के लिए और भी उत्साहित हो गई। क्या तुम भी इंद्रधनुषी के साथ उस जादुई फूल को देखना चाहोगे? जैसे जैसे इंद्रधनुषी उस फूल के करीब पहुंचती है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक रात सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरते हुए राजू को अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने देखा कि सामने एक आकृति खड़ी है, जिसका चेहरा गंदा और सड़ा हुआ था। आंखें धंसी हुई थीं और उनसे एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक लटक रहे थे और उनमें से सड़ी हुई पत्तियों की बदबू आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी नाखून भी बहुत लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी शिकारी के पंजे हों। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक भूत है जो उसे अकेला देखकर हमला करने वाला था। एक आधुनिक शहर में, जहां हर तरफ डिजिटल स्क्रीनें चमकती थीं और उड़ने वाली टैक्सियां हवा में घूमती थीं, आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव को नई नई तकनीकों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन शहर में एक अद्भुत आविष्कार का प्रदर्शन होने वाला था, एक ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकता था। आरव बहुत उत्साहित था और अपनी बहन सिया के साथ प्रदर्शनी देखने गया। वहां उसने उस अद्भुत रोबोट को देखा, जिसने लोगों से बातें की और उनके सवालों के जवाब दिए। आरव और सिया दोनों ही उस नए आविष्कार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भविष्य के बारे में कई कल्पनाएं की। उन्हें लगा कि उनका शहर हमेशा नई और रोमांचक चीजों से भरा रहेगा। इस नई दुनिया में आरव और सिया ने तय किया कि वे भी इन अद्भुत आविष्कारों का हिस्सा बनेंगे और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करेंगे। एक अंधेरी रात में पुराने कब्रिस्तान के बीच खड़े जर्जर मकबरे से एक भयावह आकृति निकली। धीरे धीरे मकबरे से बाहर निकलकर उसकी लाल आंखें अंधेरे में शिकार की तलाश में घूम रही थीं। उस शैतानी भूत का चेहरा खून और दहकती लाल आंखों से भरा एक ऐसा दृश्य था जो उस रात कब्रिस्तान में भटकने वाले किसी भी व्यक्ति की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। अचानक उसकी लाल आंखें अंधेरे में एक अवज्ञाकारी शिकार को देखती हैं और वह एक कर्कश हंसी के साथ आगे बढ़ता है। उसके लंबे पतले हाथों में शिकारी जैसे नुकीले नाखून थे और वह अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वह रुकता है, उसकी आंखों में क्रोध और भूख की झलक दिखाई देती है, जो उसकी पशु प्रवृत्तियों को और तेज कर देती है। अचानक वह अपने शिकार पर कूदने की तैयारी करता है, जैसे उसकी हर नस में खून की प्यास हो। सदियों पुराने एक अकेले भूत का वास घने बरगद के पेड़ की जड़ों में था, जिसने अनगिनत युगों को मौन दर्शक बनकर देखा था। उसकी नीरस दुनिया में तब रंग भर गया जब रिया नाम की एक छोटी लड़की अक्सर वहां खेलने आती और अपनी कहानियां उसे सुनाती। भूत को उससे एक अजीब सा लगाव हो गया और उसकी उपस्थिति ने उसके ठंडे अस्तित्व में गर्माहट ला दी। एक उदास शाम जब रिया की गुड़िया टूट गई, तो भूत ने हवा के हल्के झोंके और पत्तियों की सरसराहट से उसे सांत्वना देने की कोशिश की। रिया को महसूस हुआ कि पेड़ उसकी उदासी समझता है और इस तरह एक अदृश्य बंधन बन गया, जहां एक भूत को एक दोस्त मिला और एक लड़की को एक ऐसा सहारा मिला जिसे वह कभी देख नहीं सकती थी। यह अदृश्य बंधन धीरे धीरे उनकी जिंदगियों को बदलने लगा। रिया को साहस और खुशी मिली और भूत को फिर से जीने का अर्थ। आधी रात की गहराइयों में
सुनसान हवेली के खंडहरों के बीच एक भयानक साया मंडरा रहा था। उसकी कमर तक लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी लंबी टेढ़ी नाक अंधेरे में एक भयानक निशान की तरह दिखती थी। उसकी आंखों से खून की पतली धाराएं बह रही थीं, उसके भयानक चेहरे को और भी डरावना बना रही थीं। उसके हाथ कंकाल जैसे थे, जिनमें नुकीले लंबे नाखून थे जो शिकार की तलाश में हमेशा तैयार रहते थे। हवेली के हर कोने में उसकी ठंडी भयानक उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। एक ऐसी बुराई जो सदियों से वहां कैद थी, अब किसी भी अनजान आगंतुक को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेताब थी। एक रात जब बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थीं, एक अकेला यात्री जिसका नाम अर्जुन था, हवेली की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, वह अंधेरे में गिर गया, जहां डरावनी आवाजें उसे बुला रही थीं। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे सब कुछ सुनाई देने लगा, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी उसके गालों को छू रही थी। एक बार की बात है, एक जंगल में मोहन नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। मोहन को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था कि वह अपनी सूंड का सही उपयोग नहीं कर पाता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा सा हिरण पानी के तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा था। मोहन ने सोचा कि यह उसके लिए सूंड का उपयोग करने का सही मौका है। उसने अपनी सूंड से पानी भरा और हिरण को पीने के लिए दिया। हिरण बहुत खुश हुआ और मोहन को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी सूंड का उपयोग करना सीखा और जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। सभी जानवर मोहन की दयालुता की कहानियां सुनाते और उसे जंगल का रक्षक कहने लगे। मोहन को अपनी नई भूमिका से बहुत खुशी मिली और वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। मोहन अब जंगल में न केवल एक हाथी था, बल्कि एक सच्चा मित्र और संरक्षक बन गया था। जंगल में सभी जानवर मिलकर खेलते और खुश रहते थे और मोहन उनके लिए हमेशा एक मददगार हाथ बना रहता था। रानी और बौना एक बार एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूस से सोना बना सकती है। राजा ने यह सुना तो उसने लड़की को भूस से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बौन ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूस से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ। बौना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देन से मना कर दिया। तब बौन ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बौना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बौना घर जाकर गाना गान लगा। गान में उसने अपना नाम बता दिया। इसलिए जब बौन ने अपना नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बौना वहां से चला गया। बौना फिर दोबारा कभी लड़की से नहीं। यह एक गांव की कहानी है जहां एक खौफनाक आत्मा का साया सभी को डरा रहा है। गांव वाले रात में उस आत्मा के बारे में बातें कर रहे हैं और एक छोटी लड़की अंधेरे जंगल की ओर देख रही है। एक बहादुर युवा व्यक्ति आत्मा का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उस आत्मा की भयानक उपस्थिति नजर आती है। जवान उस बूढ़े पीपल के नीचे खड़ा है और आत्मा को बुला रहा है। उसकी आंखों में भय और साहस का मिला जुला भाव है। आसमान में बादल घेरने लगते हैं और दूर से गरजने की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले डर के मारे खिड़कियों से झांक रहे हैं। युवक आत्मा के सामने डटकर खड़ा है। जब पवन तेजी से चलने लगती है और आत्मा की आवाज दर्द भरी सुनाई देती है, युवक ध्यान से सुनता है। जब आत्मा अपनी दुखद कहानी बताती है और गांव का अतीत उसकी आंखों के सामने फिर से जीवित होता है। जैसे ही उन साहसी लड़कों ने हवेली के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर बही, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए।
हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी का एहसास हुआ, मानो सारा जंगल उस पल को देखने के लिए रुक गया था। हर कदम पर उनकी धड़कन तेज होती गई और अचानक एक गहरी दहशत के साथ उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली सदियों से वीरान खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक भयानक चुड़ैल का साया है, जिसके कमर तक लंबे उलझे हुए बाल रात के अंधेरे में लहराते दिखाई देते हैं। उसकी आंखों से बहता खून मानो सदियों के दर्द की कहानी कहता था, और उसकी लंबी टेढ़ी नाक हवा में सूंघती रहती थी शिकार की तलाश में। उसके नाखून किसी शैतान के पंजों की तरह लंबे और नुकीले थे, जिनसे टकराने वाली हर चीज़ कांप उठती थी। एक रात कुछ साहसी लड़के उस हवेली में घुस गए, और जैसे ही उन्होंने उस भयानक चुड़ैल को देखा, उनकी चीखें जंगल की खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गईं। उस रात के बाद उस हवेली के पास से गुजरने वाले हर शख्स के दिल में उस चुड़ैल का खौफ बैठ गया, एक ऐसी दहशत जो सदियों तक उनकी रूहों को कंपाती रहेगी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच एक छोटा सा शांत कोना था। पुरानी किताबों की एक दुकान। इस दुकान का नाम ज्ञान का सागर था और इसके मालिक एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति श्रीमान वर्मा थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे हर किताब के पन्ने में छिपी कहानी जानते हों। बच्चे अक्सर स्कूल के बाद यहाँ आते थे, न सिर्फ कहानियां पढ़ने बल्कि श्रीमान वर्मा की ज्ञान भरी बातों को सुनने भी। वे उन्हें पुरानी दुनिया के किस्से सुनाते, विज्ञान के रहस्य बताते और जीवन के अनमोल सबक सिखाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस ज्ञान के सागर से जुड़ सकें। एक दिन एक छोटी सी लड़की रिया दुकान में आई। वह गुमसुम बैठी एक पुरानी धूल भरी किताब को देख रही थी। श्रीमान वर्मा ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है बेटी, यह किताब तुम्हें इतनी उदास क्यों कर रही है? रिया ने बताया कि उसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। श्रीमान वर्मा मुस्कुराए और उसे वह पुरानी किताब मुफ्त में दे दी। रिया की आंखों में चमक आ गई और उसने वादा किया, वीरू नाम का एक जिज्ञासु लड़का जंगल में खेल रहा है और एक जादुई गुब्बारा पाता है। गुब्बारा उन्हें ऊपर उठाता है, जहां रंग बिरंगे फूल और एक खूबसूरत झील दिखाई देती है। सूर्यास्त के बाद गुब्बारा उन्हें वापस जमीन पर ले आता है और वीरू दादाजी को इस अद्भुत अनुभव के बारे में बताता है। वीरू दादाजी को अपने रोमांचक अनुभव के बारे में बताता है, जिससे उसे नई चीजों को खोजना और कल्पना करना अच्छा लगता है। दादाजी उसे सपने देखने और कल्पना की दुनिया को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वीरू उत्साहित हो जाता है। वीरू अब एक स्केचबुक लेकर अपने अनुभव के जादुई गुब्बारे और परिदृश्य को चित्रित करने लगता है। वीरू अपने दोस्तों के साथ पार्क में अपने चित्र साझा करता है, जिससे वे भी उसकी जादुई कहानियों में खो जाते हैं। वीरू और उसके दोस्त उसकी कहानियों से प्रेरित होकर पार्क में अपनी कल्पनाशील गेम खेलते हैं, जैसे वे भी गुब्बारे के साथ उड़ रहे हों। एक छोटा सा पौधा था बीजू। वह मिट्टी में अकेला महसूस करता था। सूरज की किरणें उस तक मुश्किल से पहुंचती थीं। एक दिन एक छोटी सी बारिश की बूंद गिरी। बीजू ने उसे सोख लिया। उसे अच्छा लगा। फिर और बूंदें गिरीं। बीजू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी एक छोटी सी पत्ती निकली, फिर दूसरी। उसने सूरज की ओर अपनी पत्तियां फैलाईं और खूब सारी रोशनी सोखी। हवा चली तो वह थोड़ा हिला, लेकिन मजबूत होता गया। हर दिन बीजू थोड़ा और बड़ा होता, नई चीजें सीखता। उसने सीखा कि कैसे अपनी जड़ों को मिट्टी में फैलाकर पानी खोजना है और कैसे सूरज की रोशनी को भोजन में बदलना है। धीरे धीरे बीजू एक मजबूत पौधा बन गया, जिस पर सुंदर फूल खिले। उसने सीखा कि छोटा होने पर भी कोशिश करते रहने से और नई चीजें सीखते रहने से वह कितना बड़ा और सुंदर बन सकता है। मीरपुर के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच एक वीरान हवेली सदियों से खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में पिछली सदी में एक क्रूर जमींदार की आत्मा भटकती है, जिसने कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। एक रात 3 दोस्त विक्रम, नैना और राहुल हिम्मत करके उस हवेली में घुस गए। अंदर अंधेरा
और अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उन्हें एक कमरे से भयानक चीख सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारें खून से रंगी हुई थीं और हवा में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया और कमरे की हर चीज हिलने लगी। डर के मारे उनकी सांसें थम गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे उस जमींदार की भयानक आत्मा के चंगुल में फंस गए हैं, जहां से शायद ही कोई बच पाता है। कमरे में अंधेरा छा गया और अचानक विक्रम को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ, जहां जमींदार की आत्मा अपने क्रूर चेहरे के साथ प्रकट हुई। नैना ने चीखते हुए कहा कि हमें यहां से भागना चाहिए, लेकिन राहुल का ध्यान उस आत्मा की ओर था जो उन्हें पुकार रही थी। विक्रम ने सोचा कि क्या वे अपने जीवन के आखिरी क्षण जी रहे हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह आत्मा उनके करीब आ रही है और वायु में डर का साया फैला हुआ था। एक छोटे से गांव में रात के अंधेरे में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है जो रात में हवा में फुसफुसाता है और कभी-कभी हल्की आवाजें निकालता है। एक बार दो छोटे बच्चे राजू और रानी देर रात घर लौट रहे थे। जब वे उस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। राजू डर गया और रानी का हाथ पकड़ लिया। रानी ने कहा, डरो मत, शायद यह सिर्फ हवा है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है? बच्चे डर के मारे तेजी से भागे और घर पहुंचकर उन्होंने अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी हंसी और बोली, अरे बच्चों, वह भूत नहीं, शायद कोई उल्लू होगा। दादी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, यह पेड़ तो हमेशा से यहां है और जो आवाजें तुम सुन रहे थे वो बस एक उल्लू की आवाज थीं। राजू और रानी एक दूसरे को देखकर थोड़े सहज हुए। दादी ने उन्हें बताया कि भूतों की कहानियां सिर्फ डराने के लिए सुनाई जाती हैं, ताकि बच्चे रात में बिना डरे सो सकें। फिर उन्होंने बच्चों को अपने बिस्तर में भेजा। राजू और रानी ने अपने दादा दादी की कहानियों के साथ सोने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, उनकी नींद गहराती गई और बाहर फिर से उल्लू की आवाज गूंजने लगी। यह एक शरारती बंदर मोंटू की कहानी है, जिसे पेड़ पर चढ़ना और फल चुराना बहुत पसंद है। एक दिन जंगल में एक जादूगर आया और एक बड़ा सा रंगीन गुब्बारा हवा में उड़ाया। मोंटू ने वह गुब्बारा देखा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ से कूदा। वह उस गुब्बारे के पीछे भागा और एक मीठे फलों के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने बहुत सारे फल खाए और खुश होकर अपने घर लौट आया। ये कहानी बच्चों को रोमांच और नई जगहों की खोज के बारे में बताती है। मोंटू अब उस मीठे फलों के बगीचे में खुश था। उसने रंग बिरंगे फलों का आनंद लिया और गुब्बारे को देखकर उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। वह सोचता है कि कैसे वह फिर से इस बगीचे में आ सके। अपनी ठिठोलियों और शरारतों के साथ मोंटू ने यह फैसला किया कि उसे नए दोस्त बनाने होंगे, ताकि वे मिलकर और भी मजा कर सकें। इस तरह की रोमांचक कहानियां बच्चों में दोस्ती और खोज की भावना जगाती हैं। मसूरी की धुंधली पहाड़ियों में भारत का परित्यक्त सैवॉय होटल एक भयावह अतीत की याद दिलाता है, जहां स्थानीय लोग 1911 में जहर देकर मारी गई ब्रिटिश मेम साहिब लेडी गार्नेट ऑनर में की भूतिया कहानी फुसफुसाते हैं। कहा जाता है कि उसका बेचैन भूत सफ़ेद बहती पोशाक में होटल के जीर्ण शीर्ण नृत्य कक्ष और अंधेरी सीढ़ियों में भटकता है। आधी रात को उसकी करुण पुकार चौकीदारों और जिज्ञासु पर्यटकों को डराती है। गांव वाले दावा करते हैं कि उसका भूत न्याय मांगता है। जो लोग ज़्यादा देर रुकते हैं उन्हें उसका ठंडा स्पर्श महसूस होता है, जबकि टिमटिमाती रोशनी और अचानक ठंड उसकी उपस्थिति का संकेत देती है, जिससे सैवॉय भारत की भूतिया कहानियों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती बन गया है। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता है, होटल की दीवारों से फुसफुसाने वाली कहानियाँ और भी गहरी हो जाती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लेडी गार्नेट ऑर्मे का भूत जब भी अपने भूतिया सफ़र पर निकलता है, लोग उसकी आहट सुनते हैं और ठंडक महसूस करते हैं।
कौन जानता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो इस भयानक रात में सैवॉय होटल में ज्यादा देर तक रुकते हैं। उनकी कहानियां सुनकर एक शीतलता पूरे गांव में फैल जाती है। किसान और उसका बेटा बीज बोने में जुटे हुए थे, जबकि सूरज क्षितिज पर ढल रहा था। खेत में एक सुनहरा प्रकाश बिखेर रहा था। बेटा प्रेम से पौधों को पानी दे रहा है, जबकि किसान उसकी प्रशंसा कर रहा है, आसमान की ओर इशारा करते हुए, जैसे उसे धैर्य और प्रकृति के चक्रों के बारे में सिखा रहे हों। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती थीं। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। बेटे ने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर दिन रात काम करेंगे तो फसल अच्छी होगी। दोनों ने मिलकर खेत में खूब मेहनत की और आखिरकार फसल जमी। जब फसल पक गई तो गांव के लोग उनकी प्रशंसा करने आए। किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी ने बच्चे को सिखाया कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल का समाधान किया जा सकता है। भारत के कई स्थानों पर भूतिया कहानियां मशहूर हैं, लेकिन दिल्ली का भूल भुलैया एक ऐसा स्थान है जहां अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। यह स्थान एक पुरानी किला है, जिसे सन 1857 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने रात में यहां एक रहस्यमय महिला की साया देखने का दावा किया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह महिला अपने खोए प्रेम को खोजने आई है और जो भी उसे देख लेता है उसे भयानक सपनों और अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस किले की गहराइयों में छुपी हुई रहस्य और भूतिया किस्से इसे एक डरावना स्थान बनाते हैं जहां आज भी लोग जाने से कतराते हैं। कई बहादुर आत्माएं इस किले का दौरा करती हैं, लेकिन डर के साये में ये लोग हमेशा सावधानी से कदम बढ़ाते हैं। एक बार एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराने शहर की कहानी है, जहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। स्थानीय लोग बताते थे कि यह शहर एक प्राचीन किले के आसपास बसा हुआ था, जिसे एक क्रूर राजा ने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था। कहते हैं कि राजा की आत्मा आज भी वहां भटकती है, जो किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात होते ही लोग उस किले की ओर जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां से चीत्कारों और कराहों की आवाजें आती थीं। एक रात एक साहसी युवक ने उस किले की ओर जाने का निश्चय किया, और जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां एक साधु की आत्मा मिली, जिसने उसे बताया कि किले के रहस्य को जानने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। इस घटना के बाद उस युवक का कुछ पता नहीं चला और वह शहर एक बार फिर भूतिया कहानियों में खो गया। और उस युवक का कुछ पता नहीं चला और वह शहर एक बार फिर भूतिया कहानियों में खो गया।